नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इस बार आपदाओं के दौर के बाद राज्य के कई क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ है। कई क्षेत्रों में बादल फटने की घटना ने जान माल को भारी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर जानकारी दी है कि आपदा से आई घटनाओं के नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है और इस बार भारी बारिश से मुख्य सड़कें और पुलों पर भारी नुकसान पहुंचा है। जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। गौरतलब हो कि आपदा से उत्तराखंड के कई इलाकों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरह से सहयोग कर रही है और केंद्र की ओर से भी राज्य में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपदाग्रस्त इलाकों में जनजीवन को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विजुअल उठा लो, विजुअल उठा लें। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है सभी प्रकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा जंगवाल ने शिष्टाचार की भेंट की। आपको बता दें कि इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए योगदान के स्वरूप में दिया। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामूहिक सहयोग भावना की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कुलपति और विश्वविद्यालय के परिवार का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि अन्य संस्थान भी इस तरह के आपदा राहत कार्यों में योगदान देंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य की आपदा मोचन निधि एवं आपदा न्यूनीकरण निधि में राज्य की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। आपको बताते चले कि बैठक में पुलिस महानिदेशक को एसडीआरएफ दल के प्रशिक्षण के लिए तमाम धनराशि के साथ साथ खर्च की भी मंजूरी दी गई है और जिसमें चंपावत और पौड़ी जिलों को पुनः प्राप्ति, पुनः निर्माण, राहत और बचाव के कार्यों की दूसरी किश्त दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने आपदा प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान तुरंत देने और लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी एसओपी बनाने और नदी के संरक्षण व बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही बायो इंजीनियरिंग और बायो फेंसिंग के पर भी जो है पूरे तरीके से विशेष ध्यान दिया गया है और जहां पर संबंधित विभागों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित करने के निर्देश दिए गए। खबर देहरादून से ही है, जहां के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय भवन में 24वीं प्रादेशिक अंतर्राज्यीय जनपदीय और वाहिनी पुलिस जूडो क्लस्टर की प्रतियोगिता 2025 का सफल आयोजन किया गया और जिसमें 2 सितंबर को अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा इसके शुभारंभ किया गया था, जो कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 15 टीमों के कुल 216 खिलाड़ी जिसमें कि युवक और युवतियों ने भाग लिया। आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में जूडो, कराटे, वुशु, ताइक्वांडो और पेंचक, सिलाट जैसे खेलों की प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कुल मिलाकर 31वीं वाहिनी रुद्रपुर और 40वीं वाहिनी हरिद्वार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चल बैजंती की ट्रॉफी अपने नाम कर लिया और जहां पर समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी देहरादून ने विजेताओं को ट्रॉफी भेंट कर उन्हें कहा कि खेल का जीवन में अहम हिस्सा है जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है।
अब खबर चमोली से है, जहां पर जिले के नंदनागर में तहसील के कुंदरी लगा फाली मोहल्ले में लगातार हो रहे भूदसाव के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक जानकारी के अनुसार 16 आवासीय भवन खतरे में जद में आ चुके हैं और जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इन भवनों में रह रहे 143 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है और जिसमें कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल है। तो वहीं भूदसाव की वजह से पहले से ही 7 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि आपको बता दें कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जहां पर भूवैज्ञानिक टीमों से भी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। इधर को जाओ भी मत भाई। नगर में बाजार के ऊपर धंसाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ पे पानी रिस रहा था, तो एचडीपी पाइप्स के माध्यम से उसकी निकासी हम कर रहे हैं। और जो प्रभावित घर थे उसमें 143 लोगों को हमने राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, जहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। और जो हमारा एक जीओ आने वाला है जल्द ही, जो प्रभावित मकान है जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए मकान, उनको 5 लाख की धनराशि दी जानी है, उसको भी शीघ्र वितरित करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिख संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि यह परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी होगी और जिसकी अनुमति लागत जो अनुमानित है वो लगभग 2,730.13 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि सिख नेता नरेंद्र बिंद्रा ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि यह रोपवे तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि लाएगा। और जहां पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परियोजना पर्यावरणीय और मानक और साथ ही स्थानीय जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी और जिसमें कि 7,000 करोड़ की लागत से यह परियोजना स्थापित की जाएगी। और इसके तहत एक विशेष वाहन बनाया जाएगा जिसमें कि जो कि रोपवे का निर्माण, संचालन और प्रबंधन भी संभालेगा। तो वहीं आपको बता दें कि यह रोपवे बुजुर्गों और असहाय यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा। अब खबर रानीखेत से है, जहां सेना के दीवान सिंह हॉल में कुमाऊं के रेजिमेंट सेंटर के द्वारा इंडो तिब्बती हेरिटेज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल आनंदनीय सेन गुप्ता का स्वागत किया गया। और जहां आपको बता दें कि विद्वानों ने भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर भी विचार साझा किए। संगोष्ठी में सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक से विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों के साझा विरासत को समझना और उसे भविष्य तक सुरक्षित रखना है। तो आपको बता दें कि रानीखेत से तस्वीरें हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जहां पर संगोष्ठी में सैन्य अधिकारी शामिल हुए। और आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में इंडो तिब्बती हेरिटेज संगोष्ठी हुई और जहां पर मंच पर कई अधिकारियों ने अपने विचारों को भी साझा किया। आपको बता दें कि इस हेरिटेज समारोह का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संस्कृति के साथ साथ जो संबंध है उनको मजबूत करना है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडो तिब्बती हेरिटेज संगोष्ठी में तमाम अधिकारियों ने शिरकत की और जहां पर सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि संगोष्ठी का आयोजन रानीखेत में किया गया, जहां पर इंडो तिब्बती हेरिटेज संगोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों ने अपने विचारों को साझा किया और जिसमें कि तिब्बत और भारत के बीच के संबंधों पर भी बातचीत की गई और जिसमें किस तरीके से आगे भी इन संबंधों को और भी मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी बल दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि एक सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक संबंधों पर यह पूरे तरीके से केंद्रित रहा, जहां पर तिब्बत के भी तमाम बड़े अधिकारियों ने शिरकत की और वहीं भारत के भी तमाम बड़े अधिकारियों ने इस मंच पर लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया और किस तरीके से हम आगे आने वाले भविष्य में इन संबंधों को और भी अच्छा कर सकते हैं, इस पर जोर दिया गया। ये सेमिनार है जो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर द्वारा कुमाऊं से स्पेसिफिक जो भारत और तिब्बत के संबंधों से संबंधित है, जिसमें सभी लोकल स्कूल्स, कॉलेजेस
और भारतीय सेना मिलकर के पार्टिसिपेट कर रही है। आज का ये सेमिनार पूरे दिन चलने वाला है। बहुत प्रख्यात वक्ता जो हैं वो दिल्ली और बाकी सब जगह से आए हुए हैं, तो आई होप सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। ये सेमिनार अब खबर देहरादून से है, जहां पर जीएसटी के परिषद की हालिया बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अब देश में जीएसटी के केवल 2 टैक्स स्लैब लागू होंगे, जिसमें कि 5% और 18% है, जिसमें कि आपको बता दें कि इससे पहले 12% और 28% के स्लैब की मौजूद थे और जिन्हें अब पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो वही बता दें कि नया टैक्स स्लैब जो है वो 22 सितंबर से लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से टैक्स की व्यवस्था और भी सरल होगी और जहां कारोबार को भी और लाभ मिलेगा। तो वही बता दें कि इससे उपभोक्ताओं को भी टैक्स के भुगतान में बेहद आसानी होगी। उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण आपदा ने राज्य के कई क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें कि बादल फटने की घटनाएं और भारी बारिश के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन लगातार जारी है और जिसमें कई प्रमुख सड़कें और पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिससे आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हुआ। तो वहीं बताते चले कि राहत और बचाव कार्यों के लिए संबंधित विभाग लगातार सक्रिय है और व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केंद्र की ओर से अधिकारियों की तैनाती पर स्थिति पर पूरे तरीके से नजर रखी हुई है और जहां पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपदा प्रभावित इलाकों में जनजीवन को सामान्य करने में जुटी है। तो वहीं केंद्र ने राज्य को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया ताकि जल्द से जल्द हालात सुधारे जा सके। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है इस बार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उर्गम घाटी के भरकी गांव में स्थित कालिंका मदहूल के जो धार है वहां पर देवी की वार्षिक हिमालय यात्रा की तैयारी पूरे तरीके से कर ली गई है। आपको बता दें कि श्रावण मास के प्रवास के बाद देवी 52 द्वादशी तिथि को अपने गर्भगृह से बाहर निकलेंगी और जहां पारंपरिक हिमालय यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि यह यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीणों ने रथ यात्रा की पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। तो वहीं देवी कालिंका के साथ मायाधार देवी की रथ यात्रा भी इस अवसर पर शुरू होगी और जहां देवी अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान जो है विभिन्न गांवों में जाएंगे और जहां पर भक्त उनका स्वागत करेंगे और पूजन अर्चना भी जो है वो की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और स्थानीय आस्था एवं संस्कृति के लिए बेहद ही अहम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट के मंत्री अरविंद पांडे के अक्सर अपने बयानबाजियों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और हाल ही में उन्होंने प्रदेश में खनन को लेकर इशारों में धामी सरकार को घेरने का काम किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए सरकार और संगठन के कामकाज की सराहना की। तो वहीं अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि सरकार और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्त्री शक्ति तीलो रोतैली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हैं। मैं सबसे पहले तो
आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 मातृशक्ति की प्रतीक हमारी महिलाएं, जिनको हम तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आज यहां सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं तिलू रौतेली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त कर रही आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तिलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर, कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तिलू रौतेली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तिलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया, मैं वहां भी गया था। आप थराली हो, चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था वहां। जाने के लिए स्थान नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर। मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है, तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहां पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं, अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है, सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए।
मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है पुल ध्वस्त हो गया, सड़कें जो है संपर्क मार्ग कट गया है। उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।